Today we will see the remaining part of chapter Footprints Without Feet. आज हम Footprints Without Feet चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट बचे हुए पार्ट को समझेंगे. The opportunity seemed too good to be missed. आज का यह अवसर इतना अच्छा था कि इसे खोना ठीक नहीं था. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. उन्होंने दरवाजे के चारों ओर देखा पर कोई नहीं दिखा तो उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड द स्ट्रेंजर स्टिल. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादरें यानी चादर ठंडी थी और दिखाती थी कि वैज्ञानिक को उठे हुए काफ़ी समय हो चुका है. और इससे भी अजीब यह बात थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वो हमेशा पहने रखते थे वे भी कमरे में पड़े हुए थे. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास किसी सांस लेने की आवाज़ सुनी. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. एक पल के बाद पलंग पर रखी हुई हैट उछली और मिसेस हॉल के चेहरे से जा टकराई. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और फिर बेडरूम में रखी कुर्सी जैसे जीवित सी हो गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट. हवा में उछलकर उस कुर्सी ने सीधा मिसेस हॉल पर हमला कर दिया. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. जैसे ही मिसेस हॉल और उनके पति डर से घबराकर मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर कर दिया और दरवाज़ा अंदर से ही बंद हो गया यानी दरवाज़ा अंदर से ही लॉक हो गया. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Mrs. Hall घबराकर सीढ़ियों से लगभग नीचे गिर गई. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उन्हें ये विश्वास हो गया था कि कमरे में भूतों का प्रेत आत्माओं का वास है और उस अजनबी ने किसी तरह से उन प्रेत आत्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया था. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड. बेचारी मेरी माँ उसी कुर्सी पर बैठा करती थी. वह विलाप करने लगी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. कैसी अजीब सी बात है, वही कुर्सी अब मेरे खिलाफ हो गई है. यानी जिस पर उसकी माँ बैठा करती थी वही कुर्सी अब इसके ऊपर आकर गिरी तो उन्हें लगता है कि वह कुर्सी ही इनके खिलाफ हो गई है. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. पड़ोसियों को लगा कि यह मुसीबत जादू टोने के कारण हुई थी. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जादू टोना था या नहीं? जब पादरी के घर पर चोरी हुई यानी उनके घर पर चोरी का पता चला तो यह अजीब सा वैज्ञानिक शक के दायरे में आ गया. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. शक और भी ज़्यादा बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने नकद पैसा अचानक सामने रख दिया, यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही यह बताया था या स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा देने के लिए नहीं है. The village constable was secretly sent for. गांव के कांस्टेबल को चुपके से बुलवाया गया. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में अचानक से प्रकट हो गया था यानी वहाँ पर अचानक से आ गया था. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड.
मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली पड़े कमरे से बाहर आ गए और अंदर से लॉक हुए कमरे में तुमने कैसे एंट्री ली, यानी तुमने किस प्रकार से प्रवेश किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। वैज्ञानिक जो हमेशा ही तुनक मिजाज में रहता था, यानी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला व्यक्ति था, अब तो वो जैसे तैश में ही आ गया, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वे चिल्लाए। वेरी वेल, आई विल शो यू। बहुत अच्छा, मैं दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक उन्होंने यानी ग्रिफिन ने अपनी पट्टियाँ, गलमुच्छे यानी दाढ़ी मूछें, चश्मा और यहाँ तक कि अपनी नकली नाक भी उतार फेंकी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उससे ये सब करने में केवल 1 ही मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। बार में बैठे भयभीत लोगों ने अपने आप को एक बिना सिर के व्यक्ति को घूरता हुआ पाया। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर्स जो कि एक कांस्टेबल थे, वे अब आ गए थे और ये सब देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ कि उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जेफर्स को अपनी ड्यूटी पूरी करने में आसानी से रोक पाना संभव नहीं था, यानी वो बहुत ही ड्यूटी पसंद व्यक्ति थे। वो अपने ड्यूटी को बिल्कुल भी टालते नहीं थे। वो इस प्रकार के व्यक्ति थे, अगर उन्हें कोई काम सौंप दिया गया है तो वो उस काम को जब तक पूरा नहीं करते तब तक वो चैन नहीं लेते थे। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही है, चाहे वो सिर का हो या बिना सिर वाला व्यक्ति हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। वहाँ एक अजीब सा दृश्य उत्पन्न हो गया। जैसे ही सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो ज्यों जैसे जैसे अपने वस्त्र उतारता जा रहा था, वैसे वैसे ही इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। आखिर में एक शर्ट हवा में उछली और सिपाही ने खुद को ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करते पाया जिसे वह देख ही नहीं सकता था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उनकी मदद भी करनी चाहिए पर उन्हें भी मुक्के की मार खानी पड़ी, यानी उन्हें मार सहनी पड़ी। ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। In the end, Zephyrus was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. आखिर में जेफर्स ने जब उस अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने का अंतिम प्रयास किया तो वह भी मुक्का खाकर बेहोश, यानी मुक्का लगने के कारण बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। घबराहट भरी और जिज्ञासावश उत्तेजित चीख पुकार वहाँ पर होने लगी, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। पर यह कहना तो आसान था परंतु करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर ही टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने झटक कर खुद को छुड़ा लिया और किसी को पता भी नहीं चला या किसी को भी यह पता नहीं था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। H.G. वेल्स की हमने ये स्टोरी पढ़ी तो इस स्टोरी में हमने देखा कि ग्रिफिन एक महान वैज्ञानिक थे और इसमें कोई भी डाउट, संदेह नहीं है कि उन्होंने किसी को भी अदृश्य करने की एक महान खोज की थी। अपने इस प्रयोग को साबित करने के लिए एक के बाद एक उन्होंने कई अपने वैज्ञानिक प्रयोग भी किए, यानी एक्सपेरिमेंट्स किए और कई रेयर ड्रग्स यानी कि दुर्लभ औषधियाँ, दवाइयाँ भी निगल ली थी।
उन्हें ट्रांसपेरेंट होने का ज्ञान मिल गया, यानी किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं उन्हें वो पता चल गया। लेकिन उन्होंने अपनी इस खोज का दुरुपयोग किया, कानून तोड़ा, प्रतिशोध लेने के लिए अपने ही मकान मालिक के घर में आग लगा दी। फिर लंदन स्टोर गए, गरम कपड़े, भोजन, शराब ये सब वहाँ पर मुफ्त में ली। नाटक कंपनी गए, वहाँ से भी कपड़े और अपने हुलियों को बदलने की चीज़ें चुराई। वहाँ के दुकानदार पर भी हमला किया और उससे सारे पैसे भी लूट लिए। उसके बाद वे ट्रेन पकड़कर आइपिंग गांव चले गए, वहाँ भी पादरी का धन चुराया। अपने मकान मालकिन यानी वो जो सराय की मालकिन थी मिसेस हॉल, उन पर भी हमला किया। काफ़ी लोगों को और कांस्टेबल जेफर्स को भी पीटा। तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि ग्रिफिन एक विद्वान महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ कानून तोड़ने वाले व्यक्ति भी थे।